नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। अब ठंड बढ़ गई है, थोड़ा आप लोगों को स्वास्थ्य की ध्यान रखने की ज़रूरत है। और बस अपने जीवन में कर्म करते रहिए। स्टूडेंट लाइफ है, संघर्ष का लाइफ है, और हम लोगों को पता है कि ये अपने जीवन का रचनात्मक लाइफ है। इसीलिए अच्छे कर्म को करते रहना है। जीवन में जो होने का तो हो ही जाएगा, ठीक है, लेकिन हमेशा पॉजिटिव माइंड से अच्छे कर्म को करते रहना है। बस यही होगा, जब आप अच्छे कर्म को करेंगे थोड़ा लेट होगा, थोड़ा दूर होगा, थोड़ा संघर्ष भरा रास्ता होगा, कठिनाइयाँ होगी, परेशानियाँ होगी, लेकिन जो चीज़ें कठिनाइयों से, परिश्रम से, मेहनत से मिलता है ना, वो बेहतर मिलता है, वो आपके अनुसार मिलता है, वो गुणवत्ता युक्त मिलता है, और वो कहीं न कहीं आपके जीवन को बेहतर बनाता है। इसीलिए जब आप अच्छे कर्म को करेंगे ना, तो थोड़ा लेट ज़रूर होगा, लेकिन सफलताएं ज़रूर मिलेगी। आप देख लीजिए ना, हम ही पिछले 1 साल से मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों को पूरा एंशिएंट पढ़ा दिए, मिडेवल पढ़ा दिए, लगभग पढ़ा ही दिए हैं, कुछ चीज़ें बचा हुआ है, बिहार स्पेशल पढ़ाए। पिछले 1 साल से यूट्यूब में मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। देखिए ग्रोथ रेट, क्योंकि अच्छे कर्म कर रहे हैं ना, संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत लग रहा है। यही अगर कॉमेडी वीडियो बनाते, ब्लॉगिंग करते, कैमरा और माइक लेके सड़क पे उतर जाते, ऐसा नहीं कि हमको नहीं आता है, हमको आता है, बेहतर आता है, आप लोगों को भी आता है, लेकिन हमारी अंतरात्मा, हमारी अंदरूनी जो भाग है, जो हमारा मस्तिष्क है, जो हमारी प्रकृति है, वो इस चीज़ के लिए परमिशन नहीं देती है कि हम ऐसे कर्म को करें। क्या आप लोग बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखते होंगे जो 2-10 दिन में कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, कुछ से कुछ करके, लेकिन हम लोग अच्छे कर्म करते हैं, एक रचनात्मक कार्य करते हैं, आपको पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं। देख लीजिए यूट्यूब चैनल का हाल। यही कॉमेडी करते तो कहाँ रहते। तो इस चीज़ का कभी चिंता नहीं करना है, हम कभी इस चीज़ का चिंता नहीं करते हैं। हमको जब जब टाइम मिलता है, आप लोगों को हम अपनी कर्तव्यनिष्ठ तरीके से आपके सामने प्रस्तुत होकर अच्छी चीज़ों को पढ़ाते हैं। जो होगा देखा जाएगा। हम मेहनत कर रहे हैं, और आपको भी इसी व्यू से मेहनत करना है। आप उदाहरण के तौर पे भी इतिहास में कई सारे लोगों को देखे हैं। चाहे प्राचीन काल में गौतम बुद्ध को देख लीजिए, उनको भी बुद्ध बनने के लिए 6 साल तक तपस्या करना पड़ा था। राजा का बेटा था, घर त्यागना पड़ा था। क्या, चाहे जैन महावीर स्वामी को ले लीजिए, चाहे किसी को भी आप ले लीजिए, बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता है एक अच्छे व्यक्तित्व को समाज में उभारने के लिए। चाहे महात्मा गांधी को आप देख लीजिए, कहाँ एक अच्छे घर का बेटा था, लेकिन धोती पहन लिए, बहुत सारे उदाहरण के तौर पे है, लेकिन उनके जीवन में कितनी कठिनाइयाँ आई। 1915 से लेके 1947 तक आज़ादी की लड़ाई में लड़ते रहे। उस बीच में कई सारे स्वतंत्रता सेनानी आए, क्रांतिकारी आए, जो चले गए, लेकिन गांधी जी अपने पथ पे चलते रहे। और क्योंकि उनको पता था कि मेरा कर्म अच्छा है, मेरा रास्ता अच्छा है, और जब सफलता मिलेगी तो बेहतर मिलेगी। आज देखिए, हम लोग कहीं न कहीं हर स्वतंत्रता सेनानी को मानते हैं, लेकिन गांधी जी को जेब में रखते हैं। हर व्यक्ति यही चाहता है कि मेरे जेब में अधिक से अधिक गांधी जी रहे। बस यही कर्म है। आप जितना अच्छा बेहतर कर्म करेंगे ना, उतना अच्छा फल मिलेगा। इसीलिए किसी चीज़ों को नहीं सोचना है, बेहतर तरीके से पॉजिटिव माइंड से आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। जीवन तो कठिनाई है ही। जब हम लोग मनुष्य प्रकृति में जन्म लिए हैं, तो ये संघर्ष भरा तो है ही। बस इसको झेलते रहना है और आगे बढ़ते रहना है, कभी भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। चलिए, हम लोग पिछले क्लास में भारत का सामान्य परिचय को पढ़ रहे थे, और सामान्य परिचय में हम लोग भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश को पढ़े थे हम लोग, ठीक है। और इसमें हम राज्य की राजधानी नहीं बताए थे, और हमको नहीं लगता है कि बताना भी चाहिए। क्या, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। इसमें टाइम ज़्यादा बर्बाद होगा तो आप लोग गूगल भी सर्च मार लेंगे, या आजकल तो बहुत सारा बुक्स में मिल जाएगा आपको
ठीक है। तो हमको नहीं लगता है कि राजधानी बताना चाहिए। तो आप लोग राजधानी वाला काम ना अपने से कर लीजिएगा और एक एक राज्य की राजधानी लिख लीजिएगा, ठीक है। हम जैसे कि मान लीजिए यूपी की राजधानी, बिहार की राजधानी, इस तरह से सब लिख लीजिएगा आप लोग एक एक करके, एकदम यहाँ से लद्दाख का लेह, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, इस तरीके से मतलब सब का लिख लीजिएगा एक एक करके, सब का, ठीक है। गुजरात का गांधीनगर, मतलब हरियाणा और पंजाब की एक ही राजधानी है चंडीगढ़, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, यूपी की लखनऊ, बिहार का पटना, झारखंड का रांची, ठीक है। इस प्रकार से पूरे पश्चिम बंगाल का कोलकाता, ठीक है। और क्या है, उड़ीसा का भुवनेश्वर, सब का, महाराष्ट्र का मुंबई, ठीक है। इस प्रकार से एक एक करके सब का, तमिलनाडु का चेन्नई, ठीक है, केरल का तिरुवनंतपुरम, इस प्रकार से पूरा लिख लीजिएगा आप लोग। राजस्थान का जयपुर न, इस प्रकार से आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। कितना बोले हम, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, नागालैंड का कोहिमा, असम का दिसपुर, इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा अपना सारा स्टेट का, ठीक है। हम ऐसे एक बार बोल दिए, अब बाकी आप लोग सब लिख लीजिएगा। हम बोलेंगे तो सबका बोल देंगे, ठीक है। तो लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा, ये आप लोगों का काम रहा। देखिए पिछले क्लास में ना क्या मिस्टेक, एक चीज़ें हो जा रहा था। हम बोले थे, हम भारत का 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश पढ़े थे। हम ये बोले थे कि भारत का जो स्थलीय सीमा है, ठीक है, देखिए भारत का स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा, इसकी टोटल लंबाई कितना है, 15,200 किलोमीटर है ना। और हम लोग बोले थे जलीय सीमा, जलीय सीमा, जल सीमा की बात करेंगे तो सिर्फ मुख्य भूमि, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा मुख्य, यहाँ लिख देते हैं ब्रैकेट में मुख्य भूमि। अगर मुख्य भूमि से सिर्फ मुख्य भूमि का बात करेंगे तो है 6100 किलोमीटर, कितना है, 6100 किलोमीटर। लेकिन हम अगर बोलेंगे द्वीप सहित, द्वीप सहित कर लेंगे, ठीक है। हम आपको बोले थे कि देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना ये, और इधर लक्षद्वीप समूह है, तो इसकी भी तो सीमा बना हुआ है, उस सब को मिला लेंगे तब कितना है, 7100 किलोमीटर, ठीक है। 7100, ऐसे 7116 आता है, तो 7100 किलोमीटर, 7116 सॉरी किलोमीटर, ठीक है। अब अगर टोटल जोड़ेंगे तो 15 7 22,000 और 7100 है, हो गया ना, 15,200, 15 7 22,000, 2 1 300, 7100 है ना, नहीं 7516 है, वही तो हमको मिस्टेक लग गया, कहीं गलती होता है तो हमको लग जाता है क्योंकि बार बार देखे हैं। तो 22,600 कितना हो जाएगा, 600 500 नहीं 700, 22,716 किलोमीटर, हाँ 22,716 किलोमीटर। ये द्वीप को मुख्य भूमि है, इसमें द्वीप सहित है, ये द्वीप सहित की है, यानी कि ये मुख्य भूमि भी और द्वीप सहित भी। देखिए हम बोले थे कि स्थल सीमा जो है हमारा, ये हो गया क्लियर। अब देखिए अगर स्थल सीमा की बात करेंगे तो स्थलीय सीमा हमारा कितने देशों से लगती है, देख लीजिएगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, यहाँ पे नेपाल बना दीजिए, देखिए यहाँ पे नेपाल, ठीक, ये भूटान, यहाँ पे देखिए हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर लिख दीजिए चीन, ठीक है, यहाँ है तिब्बत, तिब्बत नहीं लिखते हैं, नेपाल, ये हो गया भूटान, ठीक, और ये बांग्लादेश, BAN लिख देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो स्थलीय सीमा है कितने देशों के साथ है, तो देखिए 1 2 चीन 3, नेपाल 4, भूटान 5, म्यांमार 6 और बांग्लादेश 7, 7 देशों के साथ हमारा स्थलीय सीमा है। कितने देश के साथ, 7 देश के साथ। आप लोग 7 देश का नाम यहाँ लिख लीजिएगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, देखिए यहाँ सीमा साझा करती है, फिर चीन, फिर नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ठीक है। यहाँ म्यांमार जिसको बर्मा कहते हैं, बर्मा इसका पुराना नाम है, म्यांमार, ठीक है, वर्तमान में है, ठीक है। स्थलीय सीमा कितने देश से,
7 देश से। और अगर हम जलीय सीमा की बात करेंगे, ठीक है, तो ये जलीय सीमा कितने देश से, देखिए यहाँ पे एक देश है हमारा मालदीव, ठीक है, यहाँ पे एक देश है मालदीव, यहाँ पे है मालदीव, ये वाला हो गया आपका श्रीलंका, श्रीलंका। यहाँ पे एक देश है, आप लोग वर्ल्ड मैप में अभी आपको दिखाते हैं, ऐसे करके एक देश है इधर, यहाँ पे इधर ये वाला है, इधर ये है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, शायद ये आपको नहीं दिख रहा होगा, ये इंडोनेशिया। हम आपको इसमें दिखा देते हैं ग्लोब में, देखिए ये भारत है, ये देखिए ये भारत, और यहाँ पे देखिए हम आपको दिखाते हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा ये भारत का, देखिए ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये देखिए इंडोनेशिया है, ये वाला देखिए ये इंडोनेशिया है। तो ये जल सीमा, इन दोनों के, भारत और इन दोनों के बीच जल सीमा है, ठीक है, तो यही, तो यहाँ पे आपका जल सीमा इंडोनेशिया के साथ भी है। तो देखिए कितना देश हुआ, एक मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ठीक है, और इधर हो गया आपका म्यांमार, 4 हुआ, और इधर एक हो गया पाकिस्तान, 5। तो हमारा 5 देशों के साथ जो है जल सीमा साझा करती है, ठीक है। कितने देशों के साथ, 5 देशों के साथ, कौन कौन, तो पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया और म्यांमार। म्यांमार को यहाँ से ठीक से बना देते हैं, देखिए म्यांमार जो है ना ठीक से बना हुआ नहीं है, ऐसे करके बना हुआ है लगभग, ठीक, ये म्यांमार। तो यहाँ पे हमारा म्यांमार से जल सीमा है, यहाँ इंडोनेशिया से जल सीमा है, यहाँ श्रीलंका से है, यहाँ मालदीव से, और यहाँ पाकिस्तान से है। अभी पाकिस्तान का मुद्दा अभी यहाँ उठाएंगे, बाद में चर्चा करेंगे, ठीक। तो हमारा जल सीमा कितने देशों के साथ है, 5 देश के साथ। आप लोग 5 देश का नाम लिख लीजिएगा, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया, म्यांमार, ठीक है, 5 देश। अब देखिए हम बोले थे कि जो स्थल देश है हमारा, स्थल देश से कितने राज्य सीमा साझा करती है। तो पिछले क्लास में बार बार मिस्टेक हो जा रहा था, कभी हम असम छोड़ दे रहे थे, कभी हम हिमाचल प्रदेश छोड़ दे रहे थे, ठीक है, 18 पूरी ही नहीं रहा था। तो जो हमारा स्थल सीमा है, भारत का कितने राज्य सीमा साझा करती है स्थल सीमा, तो भारत का जो है, देखिए भारत का 16 राज्य, 16 राज्य प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। तो यहाँ लिखिएगा भारत का अंतर्राष्ट्रीय, भारत का वे राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है, लिख लीजिएगा भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला राज्य, सीमा साझा करने वाला राज्य, ठीक। तो कितने राज्य हो जाएंगे, 16 राज्य, ठीक है, 16 राज्य प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश। अब आप लोग 16 राज्य का नाम लिखिएगा, लिखिएगा एक एक करके, यहाँ पे डैश दे के लिखिएगा। पहले पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। देखिए असम भी सीमा साझा करती है बांग्लादेश के साथ, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक, असम, यहाँ असम भी लिखिएगा। फिर सिक्किम, सिक्किम हो गया, मेघालय, चलिए बिहार, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश ना पिछले क्लास में बार बार छूट जा रहा था, कभी हिमाचल प्रदेश, कभी हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये 16 राज्य हुआ। देखिए गिनती कर दीजिए, 1 पश्चिम बंगाल, मेघालय 2, एम लिख देते, मेघालय 2, त्रिपुरा 3, मिजोरम 4, मणिपुर 5, नागालैंड 6, अरुणाचल प्रदेश 7, असम 8, सिक्किम 9 हो गया, बिहार 10, यूपी 11, उत्तराखंड 12, हिमाचल प्रदेश 13, पंजाब 14, राजस्थान 15, गुजरात 16,
ठीक। और 2 केंद्र शासित प्रदेश, ये वाला ये वाला हो गया लद्दाख, ये वाला हो गया लद्दाख, और ये वाला कौन सा हो गया J&K। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश और 16 राज्य भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, स्थल सीमा साझा करती है। ठीक है। अब देखिए जो तटवर्ती सीमा है, तटवर्ती सीमा जो जल सीमा साझा करती है, भारत का कितने राज्य है जो तटीय सीमा बनाती है। तो तटीय सीमा बनाने वाला राज्य को यहाँ लिखिए, उसके बाद इधर लिखिएगा तटीय सीमा बनाने वाला राज्य, तटीय सीमा। अब देखिए तटवर्ती सीमा में कितने राज्य हैं, लिखिए एक में 9 राज्य है, गुजरात, महाराष्ट्र। हाँ, इसमें पहले एक चीज़ें लिख लीजिएगा पीछे, जो मतलब स्थलीय सीमा है, सबसे बड़ा स्थलीय सीमा पश्चिम बंगाल का है, जिसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। ये देखिए पश्चिम बंगाल एकदम यहाँ से ऐसे करके ये यहाँ तक आती है पश्चिम बंगाल। तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन बनाती है, तो पश्चिम बंगाल 2500 किलोमीटर लिख लीजिएगा। ठीक है। सबसे बड़ा में सबसे बड़ा कौन, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल कितना 2500 किलोमीटर। अगर आपको बोलेगा सबसे छोटी स्थलीय सीमा, उसी में लिख लीजिएगा सबसे छोटी स्थलीय सीमा, तो लिख लीजिएगा उसमें अफगानिस्तान के पास यहाँ पे सीमा साझा करती है। ऐसे में तो मात्र देखिए, ऐसे तो लद्दाख है यहाँ पे 106 किलोमीटर का है, लद्दाख 106 किलोमीटर। ठीक है 106 किलोमीटर। ठीक, चलिए अब देखिए तटीय सीमा में आ जाइए। तटीय सीमा लिखिएगा, तटीय सीमा में 9 राज्य, तटीय सीमा में कितना 9 राज्य। 9 राज्य में कौन कौन सा राज्य है, लिखिए एक में गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पे ये वाला है गोवा। ठीक है, गोवा, ये गोवा, फिर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। 9 राज्य हुआ। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 राज्य। अगर सबसे लंबी तटीय सीमा की बात करेंगे तो गुजरात। गुजरात क्यों, देखिए गुजरात का ना ऐसे करके एकदम घूरा हुआ बाउंड्री है। देखिए ये इस तरीके से, देखिए इतना घूरा हुआ बाउंड्री यहाँ तक है। इसको सीधा कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए सबसे लंबी तटीय सीमा किसका है, तो यहाँ लिखिएगा सबसे लंबी तटीय सीमा किसका है, मतलब जो जल सीमा साझा करती है तो गुजरात। गुजरात। देखिए स्थलीय सीमा में कौन था, पश्चिम बंगाल। जलीय सीमा में कौन है, गुजरात। ठीक, गुजरात है। क्लियर। अब इसकी लंबाई कितना है गुजरात की, 1214.7 किलोमीटर, 1214.7 किलोमीटर इसकी लंबाई है गुजरात की, जो सबसे लंबी सीमा साझा करती है। ठीक है, अब ये हो गया। हाँ, अब तटीय सीमा में अब 2 मतलब हम लोग का 3 केंद्र शासित प्रदेश आ गया अब। ठीक है, कौन कौन सा केंद्र शासित प्रदेश, देखिए एक तो यहाँ पे है दादर नगर हवेली और दमन द्वीप। एक आप लोग लिख लीजिएगा, जो केंद्र शासित प्रदेश जो तटीय सीमा साझा करती है, यूटी जो तटीय सीमा बनाती है, उसमें कौन कौन सा, तो दादर नगर हवेली और दमन द्वीप मिला करके 1। दूसरा यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह 2, लक्षद्वीप समूह 3। ठीक, और एक है आपका पुडुचेरी, बताए थे ना, एक यहाँ पुडुचेरी है, एक 2 यहाँ है और एक यहाँ है। ठीक है, तो एक पुडुचेरी, 4, यानी 4 केंद्र शासित प्रदेश और 9 राज्य तटीय सीमा बनाती है। 9 राज्य और सबका नाम आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे पिछले क्लास में हम बता दिए थे इसे। ठीक है, यहाँ पे दादर नगर हवेली, दमन द्वीप, ठीक है, दीव है, दीव, ये एक हो गया
यहाँ पे माहे है जो पुडुचेरी का हिस्सा, यहाँ खुद पुडुचेरी और नीचे वाला कराईकल और यहाँ पे यनम, ये चारों पुडुचेरी ही है। एक ये हो गया, एक यहाँ पे आपका ये हो गया लक्षद्वीप, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये चार केंद्र शासित प्रदेश और 9 राज्य, ठीक है। तो 4 केंद्र शासित प्रदेश और 9 राज्य तटीय सीमा साझा करती है, ठीक है। तो तटीय सीमा देखिए फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं, ठीक है। जो स्थलीय सीमा है हमारा, उसकी टोटल लंबाई कितना है 15,200 किलोमीटर, सिर्फ स्थल सीमा की लंबाई, ठीक। जो हमारा जलीय सीमा है, मुख्य भूमि से लेंगे तो 6100 किलोमीटर और द्वीप भी मिला देंगे तो 7516 किलोमीटर, ठीक। और टोटल यानी कि पूरी भारत की अगर सीमा को मिलाएंगे द्वीप सहित तो टोटल हो जाएगा 22,716 किलोमीटर। क्लियर। अब देखिए हम बोले कि स्थल सीमा में जो सबसे बड़ा सीमा है किस राज्य का है, पश्चिम बंगाल का है, ठीक। अब देखिए दूसरा, अगर हम बोलेंगे जल सीमा, कितने राज्य है 9 राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश 4 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक, 4 केंद्र शासित प्रदेश। अब देखिए जो तटीय सीमा है उसमें जो सबसे लंबी सीमा है किसका है, गुजरात का। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका सबसे छोटी सीमा साझा करती है। तटीय सीमा अगर बोलेंगे तो कौन सा है, ऐसे हम बता देते हैं ये वाला है गोवा, आप लोग को दिख ही रहा होगा, बाकी आप लोग बता ही दीजिएगा। अगर आप लोग क्रम में सजाने बोले, आप लोग पीसीएस में ना क्रम में भी पूछ देता है कि मान लीजिए एक सबसे बड़ा गुजरात, दूसरा नंबर में आप लोग बताइए देख के कौन सा होगा, तो दूसरा नंबर में है आंध्र प्रदेश, तो आप लोग इसको सजा सकते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर में आंध्र प्रदेश, सबसे छोटा गोवा, इस प्रकार। अभी बहुत चीज़ें इसमें बताना बाकी, आप लोग चिंता न कीजिए, अभी बहुत चीज़ें हैं, सब बताएंगे एक एक करके। चलिए यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, हाँ हम ये बोले थे कि भारत का कितने देश हैं जो भारत से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है, तो हम बोले स्थलीय देशों की बात करेंगे तो 7 और जलीय देशों की बात करेंगे तो 5 है ना, ये क्लियर हो गया। पाकिस्तान ऐसा देश है और म्यांमार 2 ऐसा देश है जो स्थल के साथ साथ जल सीमा भी साझा करती है, ठीक है। पाकिस्तान और म्यांमार स्थल सीमा के साथ साथ जल सीमा भी साझा करती है। क्लियर। अब हम फिर से मैप बनाएंगे इसको मिटा के, और एक एक मुद्दा को फिर से उठाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अगर हम पहले पाकिस्तान से बात शुरू करते हैं, ठीक। हाँ, भारत का कुछ राज्य है जो लैंड लॉक्ड है, ये भी बता देते हैं, ठीक है। लैंड लॉक्ड राज्य, लैंड लॉक्ड यह मतलब कि चारों दिशाओं से उसकी सीमा न तो किसी समुद्र से लगती है न किसी अंतर्राष्ट्रीय किसी देश से सीमा साझा करती है। तो वो कौन कौन सा राज्य है भारत का जो न तो किसी समुद्र से उसकी सीमा लगी है न किसी अन्य देश से उसकी सीमा लगी है। तो उसमें देख लीजिए कौन कौन सा राज्य है, आप लोगों को सीधा दिखता होगा। एक राज्य यहाँ हो गया हरियाणा है, जिसका सीमा किसी भी देश से भी नहीं लगती है, न इसकी समुद्री सीमा है, ठीक, हरियाणा हो गया। दूसरा देख लीजिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ 2, तीसरा मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश हरियाणा, और एक है आपका तेलंगाना, किसी से सीमा नहीं लगती है, और एक है आपका यहाँ पे झारखंड। तो कितने राज्य हो गया, 5 राज्य। तो लैंड लॉक्ड राज्य कितने हैं, लैंड लॉक्ड राज्य का मतलब न तो उसकी सीमा कहीं समुद्र से लगती है और न ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो साझा करती है। तो भारत में ऐसे कितने राज्य हैं, एक हो जाएगा आपका हरियाणा, आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से, आप लोग सजा के लिखिएगा नीचे में, मेरा जगह के कारण से ऐसा हम कर रहे हैं। एक हो जाएगा हरियाणा, उसके बाद दूसरा हो जाएगा एमपी, तीसरा हो जाएगा तेलंगाना, चौथा हो जाएगा छत्तीसगढ़ और 5वां हो जाएगा झारखंड। ये 5 ऐसे राज्य हैं जो लैंड लॉक्ड हैं। अगर पूछ दे कोई
कि लैंडलॉक्ड कंट्री, यानी कि ऐसा देश जो न तो स्थलीय सीमा, सॉरी, लैंडलॉक्ड कंट्री का अगर बात करेगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो किसी समुद्र से न सीमा साझा करता हो। ठीक है, मतलब किसी समुद्र से सीमा साझा नहीं करता हो तो ऐसी कंट्री को लैंडलॉक्ड कहेंगे, क्योंकि उसका चारों तरफ तो देश होगा। ठीक है, तो ऐसा देश अगर आप मैप में ढूंढिएगा तो ऐसा लैंडलॉक्ड अगर देश का बात करेंगे तो पूरे पृथ्वी पर लगभग 49 देश ऐसा है जो लैंडलॉक्ड है। मतलब ये कि उसकी चारों तरफ मान लीजिए ये मतलब ये पृथ्वी है। ठीक, पृथ्वी है और मतलब एक देश है, ये हो गया पानी है चारों तरफ। ठीक, ये महाद्वीप मान लीजिए, महाद्वीप के चारों तरफ पानी है। तो ये मान लीजिए ये जो देश है, ये सब भी देश बना हुआ है। ठीक, ये सब देश हो गया। अब ये जो देश है, बहुत सारा देश है, ये समुद्र से इसकी सीमा साझा है। अब इसके अंदर में जो देश होगा उसकी सीमा समुद्र से साझा नहीं होगी ना, तो इसी को लैंड लॉक्ड कंट्री कहेंगे। और ऐसा देश अपना पृथ्वी पर कितना है? 49। और सबसे बड़ा अगर पूछेगा तो वो है कजाकिस्तान। ठीक है, सबसे बड़ा कजाकिस्तान। और टोटल कितना है? तो 49। देखिए, अगर आप मैप में देखिएगा तो यहाँ मिल जाएगा, ये वाला देश है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये वाला कजाकिस्तान। ऐसा 49 कंट्री है। देखिए ये सब भी आता है। अफगानिस्तान का भी सीमा नहीं लगती है किसी से, उज्बेकिस्तान, अफ्रीकन कंट्री देखिए बहुत सारा है, यहाँ छोटा छोटा है ना ये वाला। ऐसे 49 कंट्री है। अभी धीरे धीरे आप लोगों को सब जानकारी हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ तक क्लियर। अब इसको हम मिटाते हैं। अब देखिए, अब हम कहानी स्टार्ट करते हैं। अभी 2 द्वीप के बारे में नहीं बताए हैं, अभी बताएंगे द्वीप के बारे में। ठीक है, पहले इधर का ऊपर का मामला देख लेते हैं, फिर नीचे आएंगे हम लोग। ठीक, अभी सीमा के बारे में अभी नहीं बताएं, तो एक एक करके अभी स्टार्ट करेंगे। तो उसमें हम सबसे पहले चलिए पाकिस्तान में आते हैं। ठीक है, पाकिस्तान। चलिए अब देखिए, तो ये देखिए ये है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान का सीमा देख लीजिए, एकदम यहाँ से स्टार्ट होती है, ये वाला ऐसे करके ये पूरा का पूरा कहाँ तक? गुजरात तक, है ना। तो अब हम लोग पहले देखेंगे भारत पाकिस्तान सीमा। भारत पाकिस्तान सीमा, पहले सब राज्य का सीमा हम लोग देख लेते हैं। भारत पाकिस्तान सीमा। अब देखिए, अगर हम भारत पाकिस्तान सीमा की बात करेंगे तो कितने राज्य हैं जो पाकिस्तान से सीमा साझा करती है? तो एक तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, 3 राज्य हो गया, और 2 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब एक हो गया जम्मू कश्मीर और एक हो गया लद्दाख। तो देखिए, भारत पाकिस्तान से कितने राज्य सीमा साझा करती है? तो टोटल हो जाएगा राज्य में 3 और प्लस में यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश 2। तो टोटल कितना हो गया? 5। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। और तो अब राज्य में अगर कौन कौन सा है तो हम शॉर्ट में लिखते हैं, आप लोग पूरा लिखिएगा। एक तो हो जाएगा गुजरात, दूसरा हो जाएगा राजस्थान, और तीसरा कौन सा हो जाएगा? पंजाब। पीबी लिख देते हैं पंजाब को। ठीक, 3। यूनियन टेरिटरीज में 2 कौन कौन सा है? तो 2 में एक तो हो जाएगा JNK और दूसरा लद्दाख। ठीक है, लद्दाख 2। ठीक है,
तो 2। अब देखिए जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है इसमें तो कई सारा विवाद भी है, ठीक है, कई सारा विवाद भी है। भारत पाकिस्तान के बीच में वर्तमान में अध्यारोपित सीमा भी है ना, और वास्तविक जो मतलब ऑफिशियली सीमा है वो सीमा भी है। तो दोनों का विवाद भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो अध्यारोपित सीमा है, तो वास्तविक सीमा भारत पाकिस्तान के बीच में जो खींचा गया था 1947 में खींचा गया था, ठीक। तो पहले भारत पाकिस्तान के बीच में कुछ विवाद है उसको भी हम लोग देखेंगे। जैसे में कौन कौन सा विवाद, जैसे में पाकिस्तान और कश्मीर का विवाद। सबसे पहले हम लोग इसमें कुछ विवाद को भी जानेंगे, जो कश्मीर का विवाद है, कश्मीर का विवाद को भी देखेंगे। दूसरा जो मतलब पाकिस्तान के बीच में कई सारा युद्ध भी हुआ है उसको भी थोड़ा सा हम लोग क्लियर कर लेंगे, क्योंकि ये ज्योग्राफी का ही पार्ट है, ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे उसमें कौन कौन सा मुद्दा आता है सामने। देखिए सबसे पहले अगर हम कश्मीर का बात करेंगे तो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक अध्यारोपित सीमा बनाई गई है, ठीक है। कौन सा सीमा? अध्यारोपित सीमा। अब अध्यारोपित सीमा क्या होती है? अध्यारोपित सीमा, देखिए सीमा कई प्रकार का होता है, दो देश के बीच या दो राज्य के बीच या दो जिलों के बीच सीमा कई प्रकार का होता है। अगर हम दो देश के बीच सीमा की बात करें तो कई प्रकार की होती है। तो हम अभी देश के बारे में बात, एक तो होता है अध्यारोपित सीमा, एक वो होता है भौगोलिक सीमा, भौगोलिक सीमा, ठीक। और एक कौन सा होता है? एक ऑफिशियली वास्तविक सीमा होती है, जिसको भौगोलिक के बाद अध्यारोपित एक वास्तविक सीमा जिसको ऑफिशियल तरीके से बनाया जाए। एक होता है अक्षांश सीमा, अक्षांश सीमा। एक होता है देशांतरीय सीमा, देशांतरीय सीमा, ठीक है। अब पहले सब सीमा को समझ लीजिए। देखिए अध्यारोपित सीमा अभी बात करेंगे जो भारत पाक के बीच में है। भौगोलिक सीमा का मतलब ये हो गया, मान लीजिए भारत और म्यांमार के बीच ये सीमा है ना, मान लीजिए कि दो कंट्री है, मान लीजिए एक ये देश है दूसरा ये देश है, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच कोई पर्वत आ जाए, कोई पठार आ जाए, कोई नदी आ जाए, ठीक है, कोई पर्वत पठार नदी द्वारा अलग हो, यानी इन इसके और इसके बीच में अगर कोई पर्वत सीमा बनाती है तो इसको हम लोग कहेंगे भौगोलिक सीमा। अक्षांश सीमा अभी आप लोगों को नहीं बताए हैं, अक्षांश और देशांतर अभी आगे बताएंगे, इसीलिए अभी सिर्फ समझा देते हैं। ये जो हमारा पृथ्वी है इसमें ऐसे करके रेखाएं खींची गई है, ठीक है, इसको अक्षांश रेखा कहते हैं। अब मान लीजिए कि एक देश है दूसरा देश, इन दोनों के बीच में अगर कोई अक्षांश रेखा आ जाती है तो इसको कहेंगे अक्षांश सीमा। जैसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है कि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच कौन सा सीमा है, ठीक है, तो 38 डिग्री नॉर्थ अक्षांश उत्तरी और दक्षिणी कोरिया को अलग करती है। आप लोग लिख लीजिएगा, बाद में अक्षांश हम समझाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्थ और दक्षिणी कोरिया के बीच जो है 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। एक होता है देशांतरीय सीमा। देशांतरीय सीमा वो हो गया कि इसी पृथ्वी पर कुछ ऐसे लंबवत रेखाएं खींची गई है, लंबवत रेखाएं, इसको देशांतर रेखा कहते हैं। तो देशांतर रेखा मान लीजिए कि एक देश यहाँ एक देश यहाँ, अब दो देश के बीच एक देशांतर आ गया तो इसको कहेंगे देशांतरीय सीमा, ठीक है, देशांतरीय सीमा। अब एक हो गया अध्यारोपित सीमा। अध्यारोपित सीमा क्या है इसको पहले समझने से पहले ऑफिशियल सीमा समझ लीजिए। देखिए जो भारत पाकिस्तान है ना, भारत पाकिस्तान के बीच जो टोटल सीमा रेखा की लंबाई है वो है 3323 किलोमीटर, ठीक है। अब ये सीमा समझ गए, इसको हम मिटा देते हैं। अब समझना है हमको भारत पाकिस्तान के बीच मामला, ठीक है, सारा चीज़ों को। अब देखिए पहले वास्तविक सीमा समझ लीजिए। भारत पाकिस्तान के बीच टोटल सीमा की जो लंबाई है वो है 3323 किलोमीटर। टोटल लंबाई कितना है? 3323 किलोमीटर भारत पाकिस्तान सीमा टोटल लिख लीजिएगा लंबाई, ठीक है, टोटल 3323। ये जो सीमा रेखा यहाँ से बनाया गया है ना ऐसे करके, ये पूरा का पूरा ये टोटल 3327 किलोमीटर है।
ये सीमा का निर्धारण जब भारत पाकिस्तान अलग हो रहा था 1947 में, उसी समय, ठीक है, एक थे रेड क्लिफ की अध्यक्षता में एक सीमा रेखा खींचा गया, इसीलिए इस सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा रखा गया। ठीक है, उस समय पाकिस्तान दो भाग में था, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान। तो दोनों के बीच सीमा का जो निर्धारण हुआ उसको रेड क्लिफ लाइन कहा गया या रेड क्लिफ रेखा कहा गया। ठीक है, तो ये जो रेड क्लिफ, इसके बीच में जो रेखा था रेड क्लिफ रेखा था, क्लिफ। ठीक है, रेड क्लिफ, भारत पाकिस्तान के बीच ये जो यहाँ सीमा खींचा गया, ये पूरा का पूरा सीमा कौन सा सीमा था? ये था रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा। किसने खींचा था? तो एक अंग्रेज अफसर थे रेड क्लिफ, रेड क्लिफ उनका नाम ही था, सर रेड क्लिफ, उसी ने खींचा था। सिरिल रेड क्लिफ नाम आता है उनका, तो उन्होंने खींचा था। तो भारत पाकिस्तान के बीच में जो वास्तविक ऑफिशियल सीमा था वो रेड क्लिफ सीमा। लेकिन भारत ने, पाकिस्तान ने क्या किया, जम्मू कश्मीर में हमला करके ये पूरे हिस्से पे कब्जा कर लिया। ये पूरा, ये जो रेड लाइन खींचा गया है यहाँ तक वो कब्जा कर लिए, ये पूरा हिस्सा में कब्जा कर लिए। पहले भारत ये पूरा यहाँ तक अपना कब्जा बनाए रखा था, ठीक है, लेकिन इसने हमला करके ये पूरा हिस्सा में कब्जा कर लिए। तब बाद में इसको अध्यारोपित सीमा बनाया गया। अध्यारोपित सीमा का मतलब वो हो गया कि हम उसको मानते नहीं हैं, उसको हमारे ऊपर थोप दिया गया है। वो आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक प्रशासनिक दृष्टि से उसको मान्यता नहीं है, उसके ऊपर थोप दिया गया है। ठीक है, इसी को कहेंगे अध्यारोपित सीमा। तो ये, इसको जो भारत पाकिस्तान के बीच अध्यारोपित सीमा है उसको LOC कहते हैं। तो भारत पाकिस्तान के बीच जो वास्तविक सीमा है, जो ऑफिशियल सीमा है, ठीक है, ऑफिशियल सीमा है रेड क्लिफ रेखा। लेकिन अध्यारोपित सीमा जो है वो कौन सा है? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल। इसको कब खींचा गया? 1947 में पाकिस्तान हमला करके कब्जा कर लिया उसमें। ठीक है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल, ये अध्यारोपित सीमा हो गया। यहाँ तक कब्जा कर लिया, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक अध्यारोपित सीमा हो गया। तो एक सीमा विवाद है, जम्मू कश्मीर के बीच में सीमा विवाद है। ठीक है, जो ये जो सीमा है ये अस्थाई है, अस्थाई है। ठीक है, अब जब कभी भारत इसके ऊपर से दोनों के बीच में कभी होगा, बाकी आप लोग समझ ही रहे हैं कि भारत छोड़ेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये इसने कब्जा किया हुआ है। चलिए, बाकी वो सब अलग मुद्दा है। अब देखिए, एक तो भारत पाकिस्तान पाक अधिकृत, हाँ, अब थोड़ा सा इसको भी हम समझा देते हैं। देखिए, ये जो पाकिस्तान इसको कब्जा किया हुआ है, तो पाकिस्तान इस भाग को दो भागों में बांट दिया है। यहाँ ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, इधर हम समझा देते हैं। देखिए, पाकिस्तान जो उसमें कब्जा किया है, ऐसे करके ले लीजिए ये, अब ये, ठीक, देखिए, तो पाकिस्तान यहाँ पे ये हो गया, ऐसे करके कब्जा किया है। तो पाकिस्तान इसको दो भागों में बांट दिया। इसको वो कहता है आज़ाद कश्मीर, इसको क्या कहता है? आज़ाद कश्मीर, कश्मीर। इसका आज़ाद कश्मीर का जो राजधानी है ये फैजाबाद, क्या ध्यान से थोड़ा उतर गया, फैजाबाद या ऐसे कुछ है, थोड़ा सा एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसका दो क्षेत्र उसने बनाया है, इसका भी दो राजधानी बनाया है उसने। ठीक, राजधानी एक बनाया है, इसका राजधानी का नाम हो जाएगा आपका, थोड़ा ध्यान से उतर गया, अच्छा नाम आता है, थोड़ा ध्यान से उतर गया, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आएगा जुबान में तो हम बोल देंगे बीच में। वो थोड़ा सा ठीक ठाक नाम है, तो उसको उन्होंने दो भागों में बांटा है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी ध्यान आएगा तो हम बोल देंगे बीच में, आप लोग एक बार सर्च मार के भी देख लीजिएगा तो मिल जाएगा, कभी कभी निकल जाता। देखिए, अच्छा ही नाम है थोड़ा सा। एक तो इसका राजधानी हो जाएगा फैजाबाद, इसका दोनों नाम भूल गए। अच्छा, चलिए हम बता देंगे। तो अध्यारोपित सीमा हो गया। ठीक है, ये अब देखिए, भारत पाकिस्तान जो है भारत के साथ कई बार, हाँ सॉरी, मुजफ्फराबाद है, इसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है। बोले ध्यान में आएगा तो बता देंगे। तो इसकी राजधानी है मुजफ्फराबाद।
ठीक है, मुजफ्फराबाद इसकी राजधानी उसने बनाया है। इसकी जो राजधानी है उसका भी अच्छा इनाम है, थोड़ा ध्यान से उतर गया, बता देंगे उसका नाम, चलिए उसका नाम बता देंगे हम। दूसरा, अब ये हो गया रेड क्लिफ रेखा है, क्लियर। अब देखिए जो मतलब भारत पाकिस्तान के बीच में कई बार विवाद भी हुआ है, आपको पता है। एक तो हो गया आपका कश्मीर का विवाद, जम्मू कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, ठीक। दूसरा हो जाएगा भारत पाक युद्ध, भारत पाक युद्ध। इतना ध्यान में रखिएगा, पाकिस्तान जितना बार भारत के साथ युद्ध किया है, स्टार्ट वही किया है, उतना बार हारा है, ठीक। सबसे पहला 1947 में हुआ, 1947 में हुआ, वही कब्जा किया इतना बड़ा भाग को, फिर हिंदुस्तानी सेना गया, उसको पीछे हटना पड़ा। दूसरा बार फिर उसने, आपको पता है कि 1962 में चीन इस क्षेत्र में कब्जा किया, 1962 में चीन कब्जा किया। तो भारत का हालत उस समय ठीक ठाक नहीं था, बहुत गरीब हालत में थे हम लोग, खाने के लिए भी नहीं जुटता था। तो उधर चाइना मतलब कब्जा करके भारत हार गया चाइना के साथ। तो फिर पाकिस्तान भी सोचा कि हम भी इसी मौका का फ़ायदा उठा लें, ठीक है। इसीलिए उस हालत में पाकिस्तान सोचा इंडिया तो हारिए जाएगा, लेकिन 1965 में उसी का फ़ायदा उठा के हमला कर दिया। जब हमला कर दिया तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे शास्त्री जी, उसने बहुत अदम्य साहस वाली बात दिखाई, ठीक है। और उसने नारा दिया हिंदुस्तान में कि एक तो उसने जब जय जवान जय किसान, यानी किसान का भी जय हो, जवान का भी जय हो, बहुत अच्छा उसने कॉन्सेप्ट लगाया था। भारत में भूखमरी थी, लेकिन उसने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगाया। देखिए शास्त्री जी मतलब माना जाता है कि शास्त्री जी जैसे सरल प्रधानमंत्री इस दुनिया में शायद ही कोई होगा, न रहा है न हो पाएगा। प्रधानमंत्री होते हुए भी उनके पास एक कार खरीदने का पैसा नहीं था। जब उसने एक फिएट कार खरीदा था तो पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया था 7,000, और उनकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी उसकी पेंशन से उसको भरते रही थी, ठीक है। ये ऐसे सादगी वाले प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। हम कई बार पढ़ाए भी हैं उनके बारे में, यूट्यूब में मेरा होगा भी, तो है मतलब होगा भी नहीं, है लेक्चर। तो ये थे, तो उस समय शास्त्री जी ने ये कॉन्सेप्ट लगाया, पहले वो खुद अपने पूरे घर में उपवास रखे 2 दिन तक, ताकि वो देख सकते थे। वो शास्त्री जी ऐसे व्यक्ति थे ना, पहले कोई सिद्धांत देने से पहले वो अपने जीवन में खुद इम्प्लीमेंट करते थे, खुद पहले अपनाते थे। उन्होंने ये सोचा कि अगर हम सप्ताह में पूरा देश को 2 दिन उपवास रखेंगे, तो उस 2 दिन का उपवास पूरा देश का खाना अगर हम 4 लाख सैनिक को देंगे तो उसका पेट तो आराम से कई दिन तक चलेगा। ये कॉन्सेप्ट लगाए और उसने देश में पूरा आह्वान किया कि हम लोग सप्ताह में 2 दिन उपवास रखेंगे। अब पहले उसने पूरा परिवार के साथ खुद वो उपवास रखे, फिर पूरा देश में आह्वान किए। यानी आप ही सोचिए ना कि आपका गांव में एक आदमी कोई गरीब है और उसको भोजन देना है, आप पूरे गांव एक दिन उपवास रखिए और उस दिन का भोजन उसको पहुंचा दीजिए, चाहे आटा चावल दाल जो भी है, वो व्यक्ति कितना दिन खाएगा। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट लगाए। आप भी ऐसे जीवन में कर सकते हैं, आपके गांव में या आस पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति है, मिल के कर सकते हैं कि नहीं। आप लोग एक एक दिन का भोजन दीजिएगा तो सोचिए वो कितना दिन खाएंगे। बस यही कॉन्सेप्ट शास्त्री जी लगाए। आप पाकिस्तान को 1965 के वार में हराए, ठीक है। 1965 के युद्ध में पाकिस्तान हार गए, ठीक है। और उसी को कहा गया था ऑपरेशन जिब्राल्टर, उसको कहा गया 1965 के युद्ध में जो ऑपरेशन चलाया गया उसको कहा गया ऑपरेशन जिब्राल्टर, ठीक। ये ऑपरेशन जिब्राल्टर ये ध्यान में रखिएगा, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से 45, उसमें टैंक का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। उसमें जो है टैंक का इस्तेमाल किया गया था। और ये ऑपरेशन जिब्राल्टर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टैंक युद्ध रहा था। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है। ऑपरेशन जिब्राल्टर 1965 में। और फिर 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ 1971 में। इसी में बांग्लादेश बना। हालांकि उसकी कहानी अलग है, वो सब में जाएंगे तो बहुत उलझ जाइएगा।
अलग से वो सब चीज़ें पढ़ाएंगे। भारत पाकिस्तान के बीच में 1971 में युद्ध हुआ और उसमें मुक्ति वाहिनी मतलब बनाया गया था पूर्वी पाकिस्तान के द्वारा, और तब ये बांग्लादेश बना। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ठीक है, इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा योगदान है बांग्लादेश को बनाने में। बांग्लादेश को भारत सपोर्ट कर रहा था उस समय, इंदिरा गांधी मुख्य रूप से। तो ये और उसी में मुक्ति वाहिनी बनाया था। उसके बाद एक युद्ध 1999 में किया भारत पाकिस्तान, उसमें ऑपरेशन विजय चलाया गया। उसके बाद कब, 1999 में, 1999 में ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन शायद नीचे नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग लिख लीजिएगा सुन के, ऑपरेशन विजय। इसमें भी पाकिस्तान हार गया। इसमें आपको बताए थे यहाँ कारगिल था, कारगिल पे वो लोग कब्जा कर लिया था 1999 में। ठीक है, उसमें कई सारा फिल्म भी बना है कारगिल वाला पे। हाल फिलहाल में भी कहाँ फिल्म आया था एक, मतलब कई साल हो गया। एक तो विक्रम बत्रा पे पिक्चर बना ही है और एक पिक्चर बना है उसमें मेजर, शायद एक पिक्चर बना है, बहुत ही अच्छा पिक्चर है। ठीक है, वो देख लीजिएगा आप लोग, उसमें दिखाया गया है, बेहतर कहानी है 1999 पे ये सारा। उसके बाद कई बार पाकिस्तान हमला भी किया। आपको पता है कि उड़ी हम लोग फिर सर्जिकल स्ट्राइक भी किए थे, उड़ी हमला भी हुआ। फिर एक बार पुलवामा हमला हुआ, उसका भी सर्जिकल स्ट्राइक किए। तो बीच बीच में ये अपना मतलब जो उसका रूप है वो दिखाते रहता है। ठीक है, वो छोटा भाई है ना, इसीलिए। चलिए, उसके बाद एक विवाद है सर क्रिक विवाद। तो आप लोगों को युद्ध विवाद समझ गए, कश्मीर का विवाद समझ गए। कश्मीर में तो देखिए, कश्मीर में पाकिस्तान बहुत घटिया हरकत किया है। अभी मतलब ये वाला जो है, ये वाला हिस्सा है, इसका नाम है, भूल गए हैं, 1963 में इसको ये क्या किया ना, चाइना को बेच दिया। ये चाइना को ये है भारत का, ये कब्जा करके रखा है, बेच दिया चाइना को। ये भी एक विवाद है। ठीक है, आज चाइना इसी का फ़ायदा उठा रहा है। इस क्षेत्र से ऐसे करके वो ये इस क्षेत्र से वो सड़क बना रहा है, इधर से लेके जाएगा वो, ऐसे करके सड़क बना रहा है पाकिस्तान होते हुए। यहाँ पे ग्वादर बंदरगाह पे वो लाएगा सड़क। अभी वो विवाद भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो ये एक विवाद हो गया। दूसरा है सर क्रिक विवाद। ठीक है, अब देखिए सर क्रिक क्या होता है, अब इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, तो आप लोग एक तो कश्मीर विवाद समझ गए, एक रेड क्लिफ ये भारत पाक युद्ध समझ गए। अब दूसरा देखिए, आपको हम बताए कि भारत जो है पाकिस्तान के साथ जल सीमा भी साझा करती है। ठीक है, पाकिस्तान भारत के साथ जल सीमा भी साझा करती है। तो अगर हम जल सीमा की बात करेंगे, देखिए ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये इतना हम लोग सीधा बना लेते हैं, सीधा है नहीं। ठीक है, यहाँ जो जल सीमा है, जैसे भारत को हम लोग सीधा बनाए, ऐसे तो भूमि है नहीं, लैंड तो आप लोग जानबे करते हैं, जमीन है तो जैसे तैसे ये रहता है, जिगजिग रहता है। ठीक है, तो ये जिगजैग बना हुआ है। तो यहाँ पे सर क्रीक जगह, ये ऐसे करके घुसा हुआ एरिया है, मतलब ऐसे, ये ऐसे पाकिस्तान है, ये मान लीजिए गुजरात, तो ऐसे करके यहाँ बना हुआ है, ऐसे करके। ठीक, ये जल वाला एरिया है, ये जल, इसमें जल है। तो मतलब क्रीक का मतलब यही होता है कि ये जिगजैग एरिया में जो है ना, ऐसे करके इसमें पानी अगर अध्यारोपित हो गया, इसमें चले गया, ठीक है, तो इसी एरिया को क्रीक कहा जाता है, इसी को क्रीक कहते हैं, क्रीक। ठीक है, यानी कि तीन तरफ से इसका लैंड हो गया, बीच में छोटा सा सकरा पानी का पट्टी बन गया, गलियारा, तो उसी को क्रीक कहा जाता है। ठीक है, अभी ये सब बहुत सारा टर्मिनोलॉजी आएगा जो आपको बताएंगे। जैसे प्रायद्वीप, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो गया तो प्रायद्वीप। ठीक है, पतला सकरा पट्टी के रूप में पानी का बन गया तो क्रीक। ठीक है, ज्योग्राफी में तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ, ये देखिए तीन तरफ से पानी से है ना, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, तो इसको कहेंगे प्रायद्वीप, प्रायद्वीप। ठीक, अगर एक एरिया निकल गया, मान लीजिए कि नुकीला एरिया है, ऐसे करके बना हुआ है, और ये पानी से बना हुआ है, ऐसे तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, एक वाला ऐसे एरिया है जो पानी से घिरा हुआ, ये सब बताएंगे अभी। ठीक है, सब बताएंगे।
तीन तरफ से घिरा हुआ है तो इसको क्या कहेंगे, प्रायद्वीप, प्रायद्वीप। आज देखिए ऐसे करके बना हुआ है, देखिए ये पूरा नुकीला नहीं है, ये कैसे है, इसे जैसे भारत है नुकीला नहीं है, तीन तरफ से पानी, तो इसको क्या कहेंगे, केप अंतरीप, केप अंतरीप, ठीक है, अंतरीप ये। तो इसी प्रकार से यहाँ पे सर क्रीक है, क्रीक, तो पाकिस्तान का कहना है कि ये क्रीक मेरा एरिया है, अब भारत का कहना है कि ये क्रीक मेरा एरिया है, बस उसी को लेके वहाँ विवाद है। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये जानते कितना क्षेत्रफल में, 96 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अब देखिए ये जो सर क्रीक विवाद है, ये जो सर क्रीक है ये कितना एरिया में फैला हुआ है, ये 96 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 96 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। ये मछली उत्पादन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका इम्पोर्टेंस है, यहाँ पे मछली उत्पादन होता है। दूसरा यहाँ पे नमक की मात्रा पाया जाता है, आपको पता है गुजरात में नमक बनता है, ठीक है, तो ये नमक के, और यहाँ पेट्रोलियम, नमक भी और पेट्रोलियम भी, नमक और पेट्रोलियम, ये पेट्रोलियम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसी को लेके यहाँ का मछुआरा विवाद भी यहाँ होता है, यहाँ पे मछुआरा विवाद, मछुआरा विवाद मतलब ये होता है कि यहाँ पे भारत का मछुआरा भी मछली मारने आते हैं और पाकिस्तान का भी आता है, तो इसी में कभी कभी पाकिस्तान क्या करता है, भारत का मछुआरा को पकड़ के जेल में डाल देता है, ठीक है, कभी पाकिस्तान का मछुआरा आ जाता है, इसमें विवाद है, ठीक है, और ये अभी चल ही रहा है ये विवाद, ठीक है। दूसरा विवाद है कच्छ के रण का विवाद। अब देखिए एक हो गया सर क्रीक, दूसरा हो गया कच्छ के रण का विवाद। अब ये कच्छ का रण क्या है, देखिए भारत का जो ये हिस्सा है, ये वाला, ये कच्छ का रण कहलाता है, गुजरात का, देखिए ये वाला हिस्सा ये कच्छ का रण कहलाता है, और यहाँ पाकिस्तान का सीमा लगता है। ये दलदली भूमि है, वहाँ एग्जैक्ट सीमा बनाना मुश्किल है। आप पहाड़ी इलाका में घूमने गए होंगे तो जैसे कि इन दोनों के बीच में पहाड़ है, अब कैसे सीमा खींचेंगे वहाँ, तो ऐसे मान लिया जाता है, मतलब ऐसे है, मान लीजिए कैसे, मान लीजिए ये भारत है, अब भारत ऐसे जिग जैग सीमा है, ऐसे करके खींच दीजिएगा, कुछ इलाका इसका इधर हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे पानी हो गया, अब पानी में आप कैसे सीमा खींचिएगा, तो मान लिया जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी विवाद है, कच्छ के रण में भी विवाद है। तो कच्छ के रण में जो विवाद है यहाँ, इसमें मतलब विवाद में ये है कि पाकिस्तान कहता है कि कच्छ का रण का जो ये वाला इलाका, यहाँ पे कुछ इलाका ये दलदली है, कुछ इलाका इसमें, यहाँ पाकिस्तान का भी कुछ इलाका दलदली है उधर ऊपर, लेकिन हमारा सीमा यहाँ तक है, तो इसी में विवाद है। तो कच्छ का रण का 90% हिस्सा भारत के पास है, 10% पाकिस्तान के पास है, ठीक है, 10% पाकिस्तान के पास है। ये विवाद हुआ कब था, 1965 में पाकिस्तान ने हमला किया था, यहाँ पे कुछ इलाका में कब्जा कर लिया था 1965 में। तब 1968 में एक समझौता हुआ, ठीक है, 1968 में समझौता हुआ, और उस समझौते के तहत बोला गया कि भारत का हिस्सा उसमें 90% और पाकिस्तान का हिस्सा 10%। ये कब समझौता हुआ था, ये 1968 में ये समझौता हुआ। कब्जा कब किया था, तो 1965 के भारत पाक युद्ध जब हुआ था तो उसी में, ठीक है। उसके बाद ये महत्व रखता है नमक के लिए, पर्यटन के लिए। ये कच्छ के रण आपको पता ही है, दलदली है, वहाँ नमक बनाया जाता है, नमक की खेती होती है वहाँ पे, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है इस एरिया का, प्लस में पर्यटन के लिए भी महत्वपूर्ण केंद्र है, इसीलिए तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो इसका इम्पोर्टेंस है कि ये तो एक तो मतलब पर्यटन के लिए, पर्यटन, और दूसरा नमक, ठीक है, नमक के लिए, ये नमक उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है कच्छ का रण। तो एक विवाद देखिए भारत पाकिस्तान के बीच सर क्रीक विवाद, ठीक है, कच्छ का रण का विवाद, दूसरा हम बोले थे आपको जम्मू कश्मीर का विवाद, तीसरा आपको बोले थे, और एक कौन सा, हाँ, एक युद्ध का विवाद अभी तक चल ही रहा है, युद्ध का एक भी समझौता ठीक से हुआ नहीं है, ठीक है। एक है सियाचिन ग्लेशियर का विवाद। देखिए अब सियाचिन ग्लेशियर विवाद भी समझिए, ये सब पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान कुछ ज़्यादा ही नहीं कर रहा है विवाद, क्या
दूसरा कौन सा विवाद? सियाचिन ग्लेशियर का विवाद देखिए, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। अब देखिए, आपको पता है कि ये वाला हिस्सा सियाचिन ग्लेशियर है। तो होता क्या है ना, देखिए ज़्यादा लंबा तो नहीं हो रहा है ना, लगता है कि ज़्यादा ही हो रहा है। देखिए थोड़ा बड़ा बनाते हैं मैप, ये अरे क्या हो रहा है भाई, ठीक। ये अब देखिए, ये वाला हिस्सा है सियाचिन ग्लेशियर, ये। अब यहाँ होता क्या है आपको बता दें, इधर तो ये कब्जा कर लिया है इस इलाका में, ये चाइने वाले, और इधर पाकिस्तान कब्जा कर लिया है यहाँ तक लगभग। अब भारत का ऐसे करके यही बचा हुआ है। अब देखिए यही है सियाचिन ग्लेशियर। अब पहले सियाचिन ग्लेशियर के बारे में लिख लीजिए कुछ पॉइंट, फिर उसका विवाद बताते हैं, ठीक है, तब इम्पोर्टेंट समझ जाइएगा। देखिए जो सियाचिन ग्लेशियर है ये भारत का सबसे उत्तरी इलाके में स्थित है। यहाँ पे है काराकोरम श्रेणी, काराकोरम, ये काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है, काराकोरम। ये क्वेश्चन पूछता है, मतलब कि यहाँ पे जो पर्वत है ना, ये काराकोरम पर्वत है इसे करके यहाँ, इसी में ये है सियाचिन ग्लेशियर। यही काराकोरम श्रेणी में यहाँ पे भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2। इसकी ऊंचाई आप लोग बताइएगा कितना है, ठीक है। चलिए आप लोग क्या बताइएगा, आप लोगों को क्या पता होगा अगर आप नए होंगे तो। 8611 किलोमीटर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी यही है K2। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में पड़ता है, यहाँ पे है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848 और इसकी ऊंचाई 8611। देखिए अब देखिए यहाँ विवाद क्या है, देखिए यहाँ विवाद क्या है कि जो पर्वत है ना, भारत का पर्वत ऐसे करके खड़ा ढाल है, और पाकिस्तान के तरफ ऐसे, उस साइड में ऐसे ढाल है। मतलब ये भारत के तरफ ऐसे खड़ा है और पाकिस्तान के तरफ ऐसे है। हम लोग के तरफ ये खड़ा ढाल है, ठीक है, और पाकिस्तान के तरफ ऐसे ढाल है। यानी ये जो पर्वत है इसकी ढाल उस साइड है। तो जब यहाँ ठंडा पड़ता है तो टेम्परेचर -30 डिग्री चला जाता है, -30 डिग्री। ये भारत का इलाका में है। अब पहले से वो लोग बहुत क्षेत्र में कब्जा कर लिया है। अब वो लोग ठंडा के मौसम में क्या होता था, भारत का सैनिक तो इधर से आएगा तो यहाँ पे टप पे चढ़ के पहले से रहता था। अब भारत का सैनिक आता, मतलब भारत का सैनिक आता था, उधर से ये लोग बमबारी करता था, इधर बम तम सेट कर देता था, ठीक है। हर बार यही करता था, कई सारा इलाका में कब्जा कर लेता था बार बार। अब भारत का सैनिक ये टॉप पे रहता था, इधर से डायरेक्ट दिखता था, अब इधर से तो ऊंचाई है, ये मतलब होता था, ठीक है। तो इसी में इसकी टोटल ऊंचाई अगर बात करेंगे तो 5700 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितना है, ऊंचाई 5700 मीटर है। आप सोचिए कितना ऊंचा है, 5700 मीटर, ठीक, 5700 मीटर। और लंबाई है इसका 72 किलोमीटर। लंबाई कितना है, 72 किलोमीटर। ये पूरा सियाचिन ग्लेशियर का। इसकी चौड़ाई है 2 से 3 किलोमीटर। चौड़ाई कितना है, 2 से 3 किलोमीटर। ये है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक। अब यह है किसका हिस्सा, मतलब काराकोरम लद्दाख, हाँ ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ट्रांस में ही पड़ता है काराकोरम, ठीक है। ट्रांस हिमालय में 4 हिमालय है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश श्रेणी। तो भारत का 3, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इसको ट्रांस हिमालय कहते हैं। तो ट्रांस हिमालय में भी ये किसका हिस्सा है, काराकोरम का हिस्सा है, ठीक। ये सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। अब यहीं पे है। अब यहाँ पे वही बार बार वही चीज़ें होता था। वो लोग पहले ठंडी के दिन में हिंदुस्तान का सेना, यहाँ पे बहुत दुर्गम इलाका है, वहाँ रहना मुश्किल है। तो जैसे ज़्यादा ठंड पड़ती थी भारत का सेना नीचे आ जाता था, पाकिस्तान वाले वही पहले आके यहाँ कैंप बना लेता था, कब्जा कर लेता था बार बार, और इधर में कई सारा सुरंग बना देता था और हमला कर देता था, कई सारे मतलब सैनिकों को मार देता। ये बार बार हो रहा था। अब
इस बार जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने बहुत अच्छा व्यवस्था किया है। यहाँ पे रहने की व्यवस्था कर दिया है, कैंप लगा दिया है, और हवाई जहाज से वहाँ पे खाना पहुँचाया जाता है। ऐसे संभव नहीं है, बहुत दुर्गम इलाका है, बहुत ज़्यादा। आप लोग सर्च मारिएगा, यूट्यूब में देखिएगा या गूगल पे, ठीक है। तो अब तो आप लोग देख सकते हैं। तो ये इलाका है। तो 1984 में इसी प्रकार से हुआ था, ठीक है। 1984 में, ठीक है, पाकिस्तान जो है भारत पे हमला कर दिया 1984 में। तब भारत चलाया था और 1984 में ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत 1984 में पाकिस्तान हमला कर दिया था यहीं पे। तब भारत कौन सा चलाया था 1984 में ही, ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है। और कई सारे पाकिस्तानी सैनिक उसमें मारा गया था, ठीक है। भारत के भी सैनिक मारे गए थे। तो ऑपरेशन मतलब शहीद हो गए थे, ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है। देखिए भारत का सैनिक यहाँ पे हमारे सीमा की रक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ही संघर्ष करते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में होता है, कहा जाता है कि मतलब हाथ पैर जम जाता है, मतलब लोहा छूता है तो हाथ में चिपक जाता है। वहाँ मेरा एक दोस्त है, वो भी आर्मी में है, ठीक है, BSF में है। तो वो बताते हैं बीच बीच में हमको, ठीक है। 2 दोस्त है, एक अभी दूसरे जगह रहता है। तो बताते हैं कि मतलब कैसे कैसे वहाँ संघर्ष। वो एक दोस्त है अभी हाल फिलहाल में उनका हुआ है। तो वो कहते हैं कि मन तो करता है, ट्रेनिंग इतना करवाता है भाई, मतलब बता रहे थे वो, ठीक है। उनका भी अरुणाचल प्रदेश में वो है। तो ये चीज़ें हैं। तो ऑपरेशन मेघदूत चलाया था 1984। ये था आपका मतलब ये सियाचिन विवाद, ठीक है। और अभी भी इसमें विवाद चल ही रहा है, ठीक है। मतलब पाकिस्तान कुछ क्षेत्रों पे ये करते ही रहता है हस्तक्षेप हमेशा हमेशा, इसीलिए। तो ये हो गया सियाचिन ग्लेशियर विवाद, ठीक है। तो ये सारा विवाद जो है अभी पाकिस्तान के साथ खाली विवादी है, इसीलिए इतना ही विवाद काफ़ी है। तो कौन कौन सा विवाद, पहले जम्मू कश्मीर का विवाद बताया आप लोगों को, दूसरा ये सीमा रेखा विवाद बताया आप लोगों को, कच्छ का रण, सर क्रीक विवाद, सियाचिन ग्लेशियर विवाद, अभी सिंधु जल समझौता विवाद है, जो जल जब नदी तंत्र पढ़ाएंगे ना तो उसमें बताएंगे सिंधु जल समझौता विवाद, ठीक है। अब ये पाकिस्तान के साथ आपका मामला क्लियर हो गया, ठीक है। पाकिस्तान के साथ इतना साझा सीमा करती है और उसी में इतना विवाद चलता है। बहुत सारा विवाद है जो धीरे धीरे बताते रहेंगे, ठीक। अब देखिए दूसरा है आपका चाइना के साथ विवाद। तो चाइना का तो बड़ा है, नेपाल और भूटान के साथ ज़्यादा विवाद है नहीं, छोटा छोटा विवाद है। एक सेकेंड, लेकिन आपका वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसीलिए हमको लगता है कि अब अगले क्लास में ही इसको देखना चाहिए। अगले क्लास में हम पूरा विवाद को पढ़ा देंगे, पूरा विवाद ख़त्म करेंगे, और विवाद के साथ साथ अगले क्लास में कोशिश करेंगे अक्षांश देशांतरी स्थिति को चर्चा करेंगे। उसमें बहुत सारा है, पाकिस्तान, अभी अफ़गानिस्तान का सीमा है, नेपाल का सीमा, भूटान, बर्मा, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ये सब अभी पढ़ना है। वो सब को एक क्लास में हम लोग ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तो इसको यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।